हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम आपको उत्परिवर्तन जिसे हम म्यूटेशन कहते हैं, इसको आज हम हिंदी में और विस्तार पूर्वक समझते हैं। देखिए उत्परिवर्तन या म्यूटेशन क्या होता है। तो चलिए देखिए, सबसे पहला यहाँ पर पॉइंट है, किसी जीव के लक्षणों में होने वाले परिवर्तन को हम उत्परिवर्तन कहते हैं। यानी कि कोई भी जीव है, उसके जब लक्षणों में परिवर्तन आता है, उसके बिहेवियर में जब परिवर्तन आता है तो क्या होता है, उसे हम उत्परिवर्तन कहते हैं, यानी कि म्यूटेशन कहते हैं। अगला पॉइंट है, उत्परिवर्तन कायिक कोशिकाओं यानी कि शरीर की कोशिकाओं तथा जनन कोशिकाओं दोनों में हो सकते हैं। ये जो म्यूटेशन है, जो उत्परिवर्तन है, ये कहाँ कहाँ हो सकता है। कायिक कोशिकाएं जो कि हमारे शरीर में होती हैं और जनन कोशिकाएं, दोनों में ये म्यूटेशन हो सकता है। और यहाँ पर अगला पॉइंट है कि कायिक कोशिकाओं में होने वाला जो परिवर्तन होता है, जो शरीर की कोशिकाओं में होने वाला जो म्यूटेशन होता है, वो जीवों की मृत्यु के साथ नष्ट हो जाता है। ये जो कायिक कोशिकाएं होती हैं, जो शरीर की कोशिकाएं होती हैं, यदि इसमें म्यूटेशन हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, तो जब मृत्यु होती है जीव की तो ये नष्ट हो जाता है म्यूटेशन। लेकिन जब जनन कोशिकाओं में होने वाला उत्परिवर्तन, जब जनन कोशिकाओं में म्यूटेशन हो जाता है तो अगली पीढ़ी में ये स्थानांतरित हो जाता है, यानी कि चला जाता है। तो इस प्रकार का म्यूटेशन कभी ख़त्म नहीं होता है। ओके, यानी कि जनन कोशिकाओं में होने वाला जो उत्परिवर्तन है, जो म्यूटेशन है, वो अगली पीढ़ी में चला जाता है, स्थानांतरित हो जाता है और ये ख़त्म नहीं होता है। आगे से आगे, अगली अगली से पीढ़ी में चलता रहता है। और अगला यहाँ पर पॉइंट है, उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत है, जो खोज है, वो किसने की थी, किसने इसके बारे में बताया था। तो वैज्ञानिक ह्यूगो डी विराइज, ये एक वैज्ञानिक का नाम है। इन्होंने 1901 में म्यूटेशन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, यानी कि म्यूटेशन के बारे में बताया था, किस प्रकार से ये संतानों में चला जाता है और किस प्रकार से ये हमारी कायिक कोशिकाओं में रहता है, और जब जीव की मृत्यु हो जाती है तो ये उत्परिवर्तन भी नष्ट हो जाता है। लेकिन जनन कोशिकाओं में क्या होता है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही रहता है। अब यहाँ पर जो पॉइंट है, उत्परिवर्तन के प्रकार, यानी कि उत्परिवर्तन जो म्यूटेशन है वो दो प्रकार का होता है। गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन, और जीन उत्परिवर्तन जिसे हम जीन म्यूटेशन कहते हैं। तो दो प्रकार का म्यूटेशन हो सकता है। एक तो होता है गुणसूत्र में होने वाला म्यूटेशन, एक होता है जीन उत्परिवर्तन यानी कि जीन में होने वाला म्यूटेशन। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, यानी कि गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन क्या होता है। जब गुणसूत्रों की संख्या तथा उनके संरचना में होने वाले परिवर्तन को हम गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहते हैं। यानी कि गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, गुणसूत्रीय म्यूटेशन या क्रोमोसोमल म्यूटेशन क्या होता है कि गुणसूत्रों की संख्या तथा उनकी संरचना में होने वाला जो परिवर्तन होता है, उसे हम गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहते हैं। तो ये गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन आपको समझ में आ चुका है। और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने मेजर जो कारण है, जो मुख्य कारण है, वो यहाँ पर हमने लिखा है। और यहाँ पर गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन को दो भागों में बांटा गया है। पहला है गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन और दूसरा है गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन। तो इन दोनों को अलग अलग समझते हैं। सबसे पहले ए वाला पॉइंट देखते हैं, यानी कि गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन क्या होता है। कोशिका विभाजन के समय होने वाली गड़बड़ियों से गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन होता है। यानी कि जब कोशिका का विभाजन होता है, कोशिका जब डिवीजन होता है, कोशिका जब विभाजित हो रही होती है, तो उस समय क्या होता है, गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन हो जाता है। गुणसूत्र एक तरफ ज़्यादा चले जाते हैं, एक तरफ कम चले जाते हैं। तो इस प्रकार से गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन हो जाता है कोशिका विभाजन के समय। तो यह पहला आपको पॉइंट समझ में आ चुका है, गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन किस प्रकार से होता है। और यहाँ पर गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन चार प्रकार से भी होता है। यानी कि सुगुणिता होता है जिसे हम यूप्लॉइडी बोलते हैं, और असुगुणिता होता है जिसे हम एन्यूप्लॉइडी बोलते हैं, हाइपोप्लॉइडी जिसे हम हाइपोप्लॉइडी ही बोलते हैं, हाइपरप्लॉइडी जिसे हम हाइपरप्लॉइडी भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन होता है। ये चार प्रकार यहाँ पर दिए गए हैं। अब यहाँ पर देखते हैं गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन का दूसरा जो पॉइंट है, गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन। मैंने आपको संख्या में परिवर्तन बता दिया किस प्रकार से होता है। अब गुणसूत्र की संरचना में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, उसके आकार में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। तो जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, जब मियोसिस होता है, उसके बाद क्या होता है,
उस समय कभी कभी गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन हो जाता है। इन परिवर्तनों को गुणसूत्रीय विपथन कहते हैं, यानी कि गुणसूत्रियों का परिवर्तन हो जाता है, उनकी संरचना में परिवर्तन हो जाता है। तो कब होता है? जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, उस समय ये कभी कभी गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन हो जाता है। तो गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन जो होता है वो यहाँ पर 5 प्रकार से होता है। एक तो होता है डेफिशिएंसी, विलोपन हो गया, और डुप्लीकेशन जिसे हम द्विगुणन बोलते हैं, प्रतिलोमन जिसे इन्वर्जन बोलते हैं, स्थानांतरण जिसे हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। तो गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन जो होता है वो 5 प्रकार से होता है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं जीन उत्परिवर्तन, ये दूसरा पॉइंट है। जैसे यहाँ पर आपने देखा होगा उत्परिवर्तन के प्रकार देखे हैं, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब हम जीन उत्परिवर्तन को समझते हैं। अब यहाँ पर जीन उत्परिवर्तन क्या होता है, जीन म्यूटेशन क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। देखिए, किसी भी जीव की आनुवांशिक इकाई, यानी कि कोई भी जीव होता है उसकी आनुवांशिक जो इकाई होता है वो जीन होता है। कई बार परीक्षाओं में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं तो पूछ लिया जाता है जीव की आनुवांशिक इकाई क्या होती है। आनुवांशिक इकाई जीन होती है। तो यहाँ पर जो पॉइंट लिखा गया है कि जीन उत्परिवर्तन किस प्रकार से होता है, सूक्ष्म स्तर पर, यानी कि बहुत छोटे स्तर पर इसमें होने वाले किसी प्रकार के उत्परिवर्तन को हम जीन उत्परिवर्तन कहते हैं या बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। यानी कि यहाँ पर आप समझिए कि जो जीन उत्परिवर्तन होता है क्या होता है कि सूक्ष्म स्तर पर, यानी कि छोटे स्तर पर इसमें होने वाले किसी भी प्रकार के परिवर्तन को हम जीन उत्परिवर्तन कहते हैं या बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। बिंदु उत्परिवर्तन इसलिए कहते हैं क्योंकि छोटे स्तर पर इसमें होने वाला परिवर्तन होता है, इसे हम बिंदु उत्परिवर्तन भी कह देते हैं। तो जीन उत्परिवर्तन 2 प्रकार का होता है, प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन जिसे हम सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन बोलते हैं, और अगला है फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन जिसे हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। तो जीन उत्परिवर्तन 2 प्रकार से हो सकता है, प्रतिस्थापन म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, फ्रेम विस्थापन म्यूटेशन। हमने आपको डिटेल से और हिंदी में समझा दिया है। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।